Dear students, today we are going to start third chapter. This is the chemistry chapter. Okay, this is the chapter of chemistry, atoms and molecules. Okay, in this chapter we will study about atoms and molecules. So firstly we discuss what is atom, okay, and what is molecule. We will discuss about these terms, okay, atoms and molecules. Atom means cannot cut, okay. Atom means cannot cut, means indivisible particles. Smallest indivisible particles of matter is called atoms, means cannot be divided further. कोई भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको और आगे कट नहीं किया जा सकता और आगे किसी अदर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। ओके, एंड जो एटम से मिलके क्या बनते हैं? एलिमेंट। ओके, एटम्स मिलके क्या बनते हैं? एलिमेंट, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। सो हम एटम देखते हैं कि इसमें एटम्स क्या हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मीन्स कितने एटम्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन में। सो हाइड्रोजन में 1 एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन में 7 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन में कार्बन में 6 एटम प्रेजेंट होते हैं एंड नाइट्रोजन में 7 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बन रहे हैं? एटम से मिलके बनते हैं। ओके, दिस आर एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके, देन atom, what will you write definition of atoms? In simple word you will write smallest indivisible particle. Smallest indivisible particle of matter is called atom. Okay, now we discuss second term, that is molecules. What is molecule? Atom of the same element or of different elements can join together to form molecules. Means सेम एलिमेंट के एटम्स नहीं तो फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मॉलिक्यूल्स लाइक H2। ओके, H2, इस पे अभी मत जाइए आप, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जो हम H2 लिखा है वो मीन्स हाइड्रोजन्स के 2 एटम्स एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स एक दूसरे से अटैच हैं, 2 एलिमेंट्स आपस में अटैच हैं, ठीक है। H1 H1, ठीक। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गए जिसमें 2 एलिमेंट्स अटैच हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एटम्स क्या हैं? सेम टाइप के एटम्स हैं, ठीक। ये हो गया क्लोरीन, Cl2, हीलियम, ठीक है। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। अब क्लोरीन में क्लोरीन सेम टाइप के ही एटम है, हीलियम में भी सेम टाइप के एटम है, ठीक है। सल्फर S6 S4, सल्फर जो कई टाइप के होते हैं, मिलता है कई फॉर्म में मिलता है, S6 और S4। अब इसमें भी एक ही टाइप के एलिमेंट है। S6 मीन्स 6 सल्फर एटम्स हैं, ठीक है, 6 सल्फर एलिमेंट्स हैं। इसमें 4 सल्फर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके भी क्या हैं? जो एटम्स S4 के जो एटम्स हैं जितने भी वो सेम टाइप के होंगे, S6 के जो एटम हैं वो भी सेम टाइप के होंगे। क्लियर? सो ये तो हो गए सेम टाइप्स के, जब एटम्स क्या एलिमेंट्स के एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं वो वाले मॉलिक्यूल। अब डिफरेंट टाइप्स के भी हम देख लें, जैसे कि H2O, ठीक है, H2O। अब इसमें क्या है? इस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं और इसमें ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं, ठीक है। ये हो गया NH3, अमोनिया, दिस इज अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन के भी एटम्स हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट के भी एटम्स हैं और हाइड्रोजन एलिमेंट के भी एटम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं, ये वो वाला एटम्स है, ठीक है। सो clear what is the term meaning of atom, what is the element, what is molecules? Okay, so now we discuss the history of
discovery of atom. Okay, the idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher Maharshi Kanat postulated that if we go on dividing matter, ठीक है, यदि हम, महर्षि कनाद ने बोला, यदि हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं, मैटर हियर इज रिटन पदार्थ, इन हिंदी वी से मैटर पदार्थ. ओके, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. कनाद ने क्या बोला कि यदि हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं तो ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट वाला जो पार्टिकल्स रहते वो स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी अदर पार्टिकल में डिवाइड नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि आप एक चॉक लेते हो, चॉक को क्या करते हो, पाउडर फॉर्म में चेंज करते हो आप. अब वो पाउडर फॉर्म में भी चेंज हो गया तो क्या उससे भी ज़्यादा आप किसी फाइन पार्टिकल में उसको चेंज कर सकते हो क्या? नो. क्यों? क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में अब चेंज हो चुका है. ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं आप सेपरेटली तो नहीं, फिर भी आप उसको पाउडर फॉर्म में तो देख सकते हो. ठीक है, ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु. ओके, मीन्स indivisible particles, smallest particles of matter that cannot be divided beyond, okay, are called परमाणु. Another Indian philosopher, Pakudha Katyama, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. अब ये particles जो होते हैं नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर. सपोज ये जो पेंसिल है, ये ग्रेफाइट, अब इसमें ग्रेफाइट के बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये सेपरेट तो नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म में है. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, जो कि कंबाइंड फॉर्म में हैं. ओके, ये जो ग्रेफाइट है इसमें किसके पार्टिकल्स हैं, कार्बन के. ओके, ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. नेक्स्ट, around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. इन्होंने क्या बोला, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने क्या बोला कि यदि हम मैटर को कंटिन्यू डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो पार्टिकल आगे डिवाइड नहीं होता है. डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम. डेमोक्रिटस ने इन पार्टिकल्स को, इनडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, एटम. ओके, सो all this was based on philosophical considerations and not much experimental work. To validate these ideas could be done till the 18th century. अब 18th century तक ये जो भी इन्होंने कहा, ये साइंटिस्ट लोगों ने बोला, ठीक है, कनाद हो या डेमोक्रिटस या लूसिपस हो, इन्होंने जो भी बोला वो खुद बोला, केवल उनकी वो फिलॉसफी थी, कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया था. इस चीज़ का प्रूफ उनके पास नहीं था. 18th century तक इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं था. ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 18th century, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. अब 18th century के एंड तक, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इनके बीच में डिफरेंस पता किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, और ये कैसे कंबाइन होते हैं और क्यों कंबाइन होते हैं और इनके कॉम्बिनेशंस के बाद क्या होता है. ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है. सो ये सारी चीजें उस समय नहीं पता थी 18th सेंचुरी तक, बट एंड में ये सारी चीजें साइंटिस्ट लोग डिस्कवर करने लगे थे. Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. Lavoisier scientists gave two laws of chemical combination. First law is law of conservation of mass and second law is law of definite or constant proportion. Okay, so firstly we will discuss about law of conservation of
mass. Okay, according to this law, Lavoisier gave the law of conservation of mass as in every chemical reaction, total masses of all the reactants is equal to the masses of all the products. Means reactants जो रहते हैं, reactants means मैं आपको बता देती हूँ reactants क्या होते हैं. सपोज मान लो इधर पे रिएक्टेंट ए और बी हैं. रिएक्टेंट मीन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ए और बी दो रिएक्टेंट है, ये मिलके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी. ओके, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट. ओके, सो यहाँ पे सपोज मान लो मैंने 1 ग्राम ए रिएक्टेंट लिया है और 1 ग्राम बी रिएक्टेंट लिया है. ठीक है, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 ग्राम. ठीक है, मुझे प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 2 ग्राम. तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो रहा है, 2. ठीक है, और मुझे जो प्रोडक्ट मिला ए बी वो भी कितना है टोटल मिला के 2 ग्राम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट का जो मास था वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से वो हमें उतना ही मिल रहा है. तो यहाँ पे कोई भी मीन्स लॉस नहीं हुआ है. ठीक है, जो प्रोडक्ट का मास है और रिएक्टेंट का जो मास है वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट बनने के बाद मीन्स लेस नहीं हुआ है. ठीक है, कोई भी लॉस नहीं हुआ है मास का. सो इसीलिए इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, मीन्स मास जो रिएक्टेंट में था रिएक्शन के पहले वही रिएक्शन के बाद होगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका. सी हियर, अकॉर्डिंग टू law of conservation of mass, total mass of the substances before the reaction, like this. okay, H2N Cl2 ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है, सो इनका यहाँ पे मास कितना है, 2. हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना है, 2. और जो हमने क्लोरीन लिया उसका मास कितना है, 71 ग्राम. ओके, is equal to total mass of the substances after the reaction. After the reaction we get this product, hydrochloric acid. This is HCl, means hydrochloric acid. So यहाँ पे हमें टोटल मास कितना मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट का मास कितना है, 73. यहाँ आप काउंट करेंगे तो भी कितना हो गया, 2 + 71 = 73. तो मास में क्या चेंजेस हुआ आफ्टर द रिएक्शन, नो, देयर इज नो चेंजेस आफ्टर द रिएक्शन. सो यहाँ पे जो लॉ है वो क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है. ठीक है, प्रूफ हो रहा है. टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस बिफोर द रिएक्शन 73 एंड टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस आफ्टर द रिएक्शन 73. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2. ओके, बिकॉज हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 ही होता है. ठीक है, मास जो होता है मेनली क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उसका डबल होता है मास. ठीक है, उसका डबल क्या होता है, मास. तो यहाँ पे 1 है तो 1 का डबल क्या होता है, 1 ही होता है. बट यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है. ठीक है, क्या है, ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन 2 है. तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएगा, H + H हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, Cl2. यहाँ पे हम क्लोरीन का देखते हैं तो एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन है मतलब 35.55. 2 क्लोरीन आ जाएंगे, एक क्लोरीन का इतना, एक क्लोरीन का इतना, टोटल कितना हो जाएगा, 71. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स का मास कितना है, 2 + 71 73. यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला HCl वो भी कितना मिला हमें, 73. तो दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो मास है वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, सो यहाँ पे मास का कोई भी लॉस नहीं हुआ है. देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. इसमें क्या है, कोई भी कंपाउंड जिसमें जो एलिमेंट्स से बना हुआ है, किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स का
जो रेशियो रहता है वो हमेशा ऑलवेज सेम रहता है, चाहे वो कंपाउंड किसी भी मेथड से बना हो, किसी भी रिएक्टेंट में कहीं भी बन रहा हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन ये कंपाउंड कहीं भी बनेगा, जिस भी रिएक्शन में बनेगा उसमें, कोई भी कंपाउंड जिस भी रिएक्शन बनेगा उसमें उसके एलिमेंट्स के बीच में जो रेशियो रहता है मास का, वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी टेक वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये किससे बना है? H2NO। मीन्स हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, और मास होता है मोस्टली केसेस में जो एलिमेंट्स के मास होते हैं कितने होते हैं उसके डबल। तो H1 का 1 तो डबल क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मास? मीन्स मास अभी यहाँ पे कितना है? 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। बट ये फिर 2 8 जा कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया? 1:8। अब ये वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड, किसी भी रिएक्शन में चाहे कहीं भी बने, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के बीच में जो रेशियो है एटम का मास का, वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा, चाहे कहीं भी ये किस भी मेथड से बने, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं अमोनिया। दिस इज अमोनिया NH3। ओके, द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। फर्स्टली हम देखते हैं जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। मीन्स इसमें 7 एटम प्रेजेंट होते हैं, और जो मास होता है वो क्या होता है? 14। मास क्या होता है? 14। और हाइड्रोजन का तो आपको पता है, ठीक है, कितने हैं? 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तो मास 1 रहेगा, 3 हाइड्रोजन है तो मास भी क्या रहेगा उसका? 3 रहेगा, ठीक है। क्योंकि डबल भी करोगे आप तो क्या होगा? 3 ही आएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? 14। 3 हाइड्रोजन है, उनका मास क्या हो गया? 3। अब ये नाइट्रोजन यहाँ से 14 और 3 कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अमोनिया कहीं भी किसी भी रिएक्शन में बने, अमोनिया के बीच में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो एटॉमिक मास का रेशियो है वो हमेशा 14:3 ही रहेगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो लेट्स टेक थर्ड एग्जाम्पल, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज मीन्स जब उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये एक अलग कंपाउंड है और इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हमें 2 सेपरेट और कंपाउंड मिल रहे हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट्स ब्रेक्स डाउन इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, उसमें हम कैल्शियम और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच एटॉमिक मास का यदि हम रेशियो देखें तो क्या होता है? देखो, कैल्शियम का देखो जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, और एटॉमिक मास क्या होता है? 40, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8, और मास क्या होता है? 16। क्लियर? मास कितना हो गया? 16। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसके बीच में मास, ये आगे इसका होता है 40, ठीक है, मास, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। अब यदि हम इसको कट करें तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, और ये हो गया। फिर से 2 4 जा 8, और 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। मीन्स 5:2। अब ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कहीं भी ये रेशियो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। 5:2 है वो हमेशा इक्वल रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कहीं भी ये प्रोडक्ट बने, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट, ब्रेक डाउन होगा तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 रिएक्शन है। अब तीनों रिएक्शन में कहीं भी हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, उसके बीच में, उसके जो एलिमेंट्स के बीच में जो मास का रेशियो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। नाउ
the postulates of Dalton atomic theory. Okay, this question is very important. Okay, Dalton's atomic theory's postulates. So, according to Dalton's atomic theory, any matter, whether an element, a compound or a mixture, कोई भी मैटर, को चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, वो किससे मिलके बना होगा? पार्टिकल से मिलके बना होगा, जिसको स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स. सो द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी, पोस्टुलेट्स वो होता है मीन्स किसी भी थ्योरी को मीन्स मान्यता मिलने के लिए, ठीक है, उसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें दी जाती हैं कि इसके बेस पे हम थ्योरी बना सकते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है. सो फर्स्ट जो पोस्टुलेट था डाल्टन का, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मीन्स जो भी मैटर होते हैं, सारे मैटर्स वो किससे बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स के, जिसको हम बोलते हैं एटम. एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मीन्स एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिएक्शन, चाहे वो विच कैन नॉट बी क्रिएटेड मीन्स जिसे ना बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, जो भी एटम्स, किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होते हैं और उनके जो मास होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. जैसे कि ये हाइड्रोजन, ठीक है, अब ये यहाँ पे टू एटम है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए? 2 एटम है. अब ये एटम्स, ये दोनों यदि हम ले लें, ये जो H, ठीक है, ये क्या हो गया है? एलिमेंट. अब इनमें तो क्या होगा? जो भी एटम प्रेजेंट होंगे इसके, इस हाइड्रोजन के, तो दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे. नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. अभी हमने देखा मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमने देखा, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस देखा. तो रिएक्टेंट में और कंपाउंड्स में जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है. ठीक है. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. ठीक है, जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उस जिस एलिमेंट से वो बनता है उस एलिमेंट्स के रेशियो क्या रहते हैं? हमेशा सेम रहते हैं. जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और वाटर के बीच कितना रेशियो है? 1:8. अभी चाहे कहीं भी बने, किसी भी रिएक्शंस पे बन रहा वाटर, इनके जो एलिमेंट्स के बीच का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. See the in-text question that is given on page number 32. Okay, first question is, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. Okay, means 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड के साथ. द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड. अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है कि नहीं है. ओके, सो सी हियर हमको क्या प्रूफ करना है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. हियर इज reactant. Okay, sodium carbonate and ethanoic acid is reactant. The formula of sodium carbonate and carbonate is Na2CO3. Okay, this is the sodium carbonate and this is ethanoic acid. Ethanoic acid formula is, this is not, okay, CH3COOH. Okay, CH3COOH. This is the formula of ethanoic acid. And हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ethanoate, okay, carbon dioxide and water. Okay, what will you write the formula of sodium ethanoate if you want to write? So CH3COONA. This is the formula of sodium ethanoate. Okay, if you don't want to write this, there is no need. Okay, and ये हो गया. ठीक, अब हमें सोडियम कार्बोनेट की वैल्यू कितनी दी है? 5.3 ग्राम है. तो इथेनॉइक एसिड कितना रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ? 6 ग्राम. ओके, अब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको 8.2 ग्राम क्या मिल रहा है? सोडियम इथेनॉइट, 2.2 ग्राम
कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम वाटर. सो यदि हम इधर इक्वल करें 5.3 प्लस 6 कितना हो गया 11.3 ग्राम, और जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसको भी टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 11.3 ग्राम. सो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है. मीन्स यहाँ पे conservation of mass, law of conservation of mass is proved. Okay, so the question number second. Okay, hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. मीन्स आपने हमने देखा है कि वाटर बनाने के लिए, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है H2O, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में रहते हैं. मैं आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है. व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब हमें क्या पता करना है कि ऑक्सीजन का कितना मास 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है. यहाँ पे क्या था 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 3 ग्राम कितना रिएक्ट करेगा. इन सिंपल में भी आप इसका आंसर दे सकते हो. यदि 1 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो 3 ग्राम कितना रिएक्ट करेगा 8 3 ज़ा 24. ओके, एंड यू विल write like this. Okay, see, in water molecules the ratio between hydrogen and oxygen is 1:8. Okay, hydrogen and oxygen combine to form water molecule. This is the formula of water. So if 1 gram of hydrogen combines with 8 gram of oxygen, so 3 gram of hydrogen will react with 8 into 3 gram, means 24 gram. Okay, so this is your answer. 24 gram oxygen is required to react with 3 gram of hydrogen.